Good morning everyone. So this is Monica Sachdeva and I welcome you to the platform of Dehradun CLAT Academy. आज हम CRPC में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है बेल एंड बॉन्ड, एंड स्पेशली बेल एंड बॉन्ड में भी वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एंटीसिपेटरी बेल, राइट। देखिए CRPC अपने आप में एक बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है और जब हमारा एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा होता है देन वी मस्ट कंसंट्रेट ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो, क्योंकि बेल एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्री में भी क्वेश्चंस आते हैं और मेन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपका फोकस इस तरीके से हो जाना चाहिए स्टडी का कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, देन थोड़े उससे कम इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देन इम्पॉर्टेंट, और फिर जो लेस इम्पॉर्टेंट है, इस हायरार्की में अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू फेच गुड मार्क्स, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स प्रोसीड टू द टॉपिक ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। देखिए, अगर मैं बात करूं एंटीसिपेटरी बेल की, पहली बात तो ये कि ये बेल, सबसे पहले समझना है हमें कि बेल होती क्या है। हमने नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल पता है हमें क्या होती है, बेलेबल ऑफेंसेस में क्या होती है, बट एंटीसिपेटरी बेल किसे कहते हैं। तो एंटीसिपेटरी बेल होती है जब एक अरेस्ट का एंटिसिपेशन होता है, अरेस्ट का एप्रीहेंशन होता है कि हमारा अरेस्ट हो सकता है इन फ्यूचर, और ऑन द बेसिस ऑफ FIR और कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, जिसपे हमें ये विश्वास है कि वो झूठी FIR और कंप्लेंट करा के हमें अरेस्ट करा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम पहले ही इस बेल के लिए अप्लाई कर देते हैं इन द एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट, राइट। तो कहीं CRPC में डिफाइंड नहीं है, द मीनिंग ऑफ एंटिसिपेटरी बेल इज नॉट डिफाइंड अंडर एनी सेक्शन ऑफ CRPC, बट दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन वन ऑफ द केस बाय सुप्रीम कोर्ट। सो लेट मी जस्ट टेल यू द केस। पहली बात तो ये द नेम ऑफ द केस इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पदम नारायण। दिस इज द केस ऑफ 2008, and in this case it was said that the term anticipatory bail has not been defined. This I told you. The bail is granted in anticipatory bail. Just a minute, there is some mistyping, थोड़ा एरर है यहाँ पर। अब ये देखिए, the bail is granted in anticipation, in anticipation of the event of arrest and the person arrested is released on bail। मतलब अरेस्ट के एंटिसिपेशन पर ये बेल आपकी ग्रांट हो जाती है, ठीक है। और होता क्या है, ऑपरेटिव तब होती है जब वो पर्सन अरेस्ट होता है। ऑपरेटिव इन द सेंस कि लागू कब होगी, ठीक है, जब वो पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा और अगर उसके पास एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर होगा, देन वो ऑर्डर को शो करके अरेस्ट से बच सकता है, ठीक है, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो only after arrest the order granting anticipatory bail becomes operative. So this was all which was said in the case of Union of India versus Padam Narayan. Okay. Next, the question is, the heading here is who can grant bail, ठीक है, बेल कौन दे सकता है। This is also an important question कि बेल, ये वाली बेल देने का राइट किसका है। तो माइंड इट, दिस राइट इज ओनली गिवन टू द हायर कोर्ट्स, दैट इज द हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। द कोर्ट बिलो द हायरार्की ऑफ दीज कोर्ट्स कैन डू नॉट हैव द पावर टू ग्रांट 438 वाला बेल, दैट इज एंटीसिपेटरी बेल। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास ही ये पावर है। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन विच कम्स इन आवर माइंड इज कि कब ये बेल दी जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये बेल इतनी इजीली मिल सकती होती या फिर हर कोई इसको अवेल कर पाता, तो फिर कोई प्रोसीजर जो है हमारे पास लॉ का वो कभी फॉलो ही ना हो पाता, क्योंकि FIR होने से पहले ही हम फटाफट पुलिस स्टेशन पहुंच जाते और वहाँ पे, सॉरी नॉट पुलिस स्टेशन, कोर्ट ऑफ सेशन पहुंच जाते, हाई कोर्ट पहुंच जाते और वहाँ से हम इजीली बेल ले लेते और कभी हम अरेस्ट ही ना होते, है ना। बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल। पहली बात तो ये, हर स्टेट इसको अलाउ नहीं करता है, ये प्रोविजन हर स्टेट में नहीं है। 438 एज यू नो CRPC इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब आपका यूनियन एंड ऑल्सो द स्टेट बोथ हैव पावर टू मेक लॉज ओवर द सेम। तो अगर कोई CRPC में अमेंडमेंट है तो अमेंडमेंट भी आपका स्टेट भी कर सकता है और यूनियन भी कर सकता है, एंड दिस इज द रीजन वाई 438 इज नॉट एप्लीकेबल इन एवरी स्टेट, राइट। तो
सब अपने स्टेट के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग वो डिफाइन कर सकते हैं कि अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो हियर इज अ केस नरेश कुमार यादव वर्सेस रविंद्र कुमार, 2008 का ये केस है हमारे पास। और आई थिंक इट इज नॉट दैट विजिबल बट आई एम रीडिंग द नेम, यू मे राइट इट, नरेश कुमार यादव वर्सेस रविंद्र कुमार, ठीक है। दिस इज 2008 केस। तो अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली ये बताया कि कब आपको बेल मिलेगी। अगर सिर्फ हम इस डर के कारण जा रहे हैं बेल लेने कि हमारे खिलाफ एफआईआर हो सकती है या हमारे खिलाफ कंप्लेन लॉन्च करवाई जा सकती है, फाइल कराई जा सकती है, ठीक है, तो हमें सिर्फ इस ग्राउंड पर बेल नहीं मिलेगी। देयर मस्ट बी अ रीजन, अ सॉलिड रीजन, कुछ ग्राउंड्स पर बेस्ड होना चाहिए रीजन टू बिलीव कि हम ऐसे नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोई हमारे खिलाफ एफआईआर करा सकता है, ठीक है। रिमेंबर दिस बेल इज ओनली एप्लीकेबल इन द केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। डजेंट मैटर ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है या बेलेबल है, मतलब इससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता। वी ओनली नीड टू चेक वेदर द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल और नॉट, ओनली इन दैट केस दिस बेल कैन बी ग्रांटेड, ओके। So what was said in this case? Supreme Court observed that applicant must show that he has reason to believe that he may be arrested in non-bailable offences, as I just said. Then use of expression reason to believe. ये जो reason to believe word का यूज हुआ है, ये क्या मतलब है इसका कि it must be founded on some reasonable grounds. कोई वेगनेस नहीं होनी चाहिए कि बस आपने बचकानी हरकतें करते हुए आप सीधा कोर्ट में चले गए कि अरे मेरे को डर लग रहा है सर, ये मेरे को अरेस्ट करा देंगे, तो ये वेगनेस नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स यू आर मूविंग टू हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, सो दे विल नॉट बी एंटरटेनिंग सच लेम थिंग्स। उनके पास अगर आप जा रहे हैं तो कुछ सॉलिड रीजन आपके पास होना चाहिए। देन एंटिसिपेशन ऑफ सच अरेस्ट मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। इट इज इमेटीरियल वेदर द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। इट इज ऑल्सो इररेलेवेंट वेदर द ऑफेंस इज अंडर आईपीसी और एनी अदर लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्क नहीं पड़ता कि आप आईपीसी में किसी ऑफेंस के अंडर कोई आपकी कंप्लेन करा देगा या एफआईआर करा देगा, फर्क इस बात से बिल्कुल नहीं पड़ता। मतलब जरूरी नहीं है वो आईपी में ही ऑफेंस हो, दैट कैन बी एन ऑफेंस जिसका एक्यूजेशन आप पे लगाया जा सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। दैट कैन बी एन ऑफेंस अंडर एनी अदर पीनल लॉ, मतलब एनी अदर लॉ जहाँ पे वो पनिशेबल है, ओके। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं द हेडिंग इज नॉट विजिबल, आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट। फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मैंने आपको बताया कि इट इज़ नॉट दैट ईजी कि आपको एंटिसिपेटरी बेल इतनी आसानी से मिल जाए। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट कंसीडर करता है बिफोर ग्रांटिंग दिस काइंड ऑफ बेल, ठीक है। तो व्हाट आर दोज फैक्टर? द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजेशन। फर्स्ट थिंग कि एक जो चार्जेस उस पर लगने वाले हैं या जिसका उसको एप्रीहेंशन है वो एक उस किस नेचर के हैं, मतलब वेदर दे आर सीवियर इन नेचर, वेदर दे आर हैविंग लेस ग्रेविटी, सो दैट विल बी चेक्ड। Then antecedents of the applicant including the facts as to whether he has previously undergone imprisonment on conviction by a court in respect of any cognizable offense. It means कि प्रीवियस रिकॉर्ड भी चेक होगा उस पर्सन का, जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा है एंटिसिपेटरी बेल के लिए, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक होगा कि कहीं वो पहले भी किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट तो नहीं हुआ, क्या उसको पहले इम्प्रिजनमेंट मिली है नहीं मिली है, बिकॉज दिस विल हेल्प अस आउट कि वो कहीं हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है। देन कोर्ट विल टेक दिस पॉइंट इनटू कंसिडरेशन। देन पॉसिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट टू फ्ली फ्रॉम जस्टिस। क्या ऐसा तो नहीं है कि अभी वो एंटिसिपेटरी बेल लेकर और बाद में वो रवाना हो जाएगा, कहीं चला जाएगा, ठीक है, और फिर वो हमारे हाथ नहीं आएगा। ये सब चीज़ें भी कोर्ट कंसीडर करती है बिफोर ग्रांटिंग दिस काइंड ऑफ बेल। Then the whether the accusation has been made with the object of injuring or humiliating the applicant by having him so arrested। क्या जो पर्सन उस एप्लीकेंट के खिलाफ एफआईआर कराने वाला है या कंप्लेन कराने वाला है, कहीं उसका मकसद
ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कहीं उसका मकसद ये तो नहीं है कि वो एप्लीकेंट को ह्यूमिलेट करना चाहता है, उसको तंग करना चाहता है, ठीक है, उसको अरेस्ट करवा कर, तो ये सब भी नोटिस किया जाएगा। तो दोनों तरफ से, एक्यूज जो एप्लीकेंट है उसकी तरफ से भी, जो कंप्लेन करा रहा है उसकी तरफ से भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कोर्ट कंसीडर करता है, फिर बेल देता है, ठीक है। उसके बाद एक केस और है हमारे पास, गुरबख्श सिंह वर्सेस गुरबख्श सिंह, आई थिंक दिस इज स्टेट ऑफ पंजाब का केस है ये। गुरबख्श सिंह केस आप याद रखिए, बहुत लैंडमार्क केस है ये। इसमें क्या था कि ये बोला गया, एक तो सबसे पहली बात कि एंटीसिपेटरी बेल देते टाइम जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब जो हाई कोर्ट्स है, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, वो कंडीशंस लगा सकती हैं, ठीक है, टू एंश्योर अनइंटरप्टेड इन्वेस्टिगेशन, ताकि अगर एफआईआर हो भी जाए तो इन्वेस्टिगेशन चलती रहे, उस पर कंडीशन लगा दी जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज जो इस केस में हाईलाइट की गई थी वो ये था, आपने सेक्शन नंबर 27 अगर देखा हो इंडियन एविडेंस एक्ट का, विच टॉक्स अबाउट डिस्कवरी स्टेटमेंट। तो डिस्कवरी स्टेटमेंट में एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ पहले ब्रीफ में कि वो है क्या। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हमें बताता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसके बेसिस पर किसी चीज की, किसी थिंग की डिस्कवरी होती है, तो वो फैक्ट रेलिवेंट हो जाता है, राइट। तो आप अब सपोज कीजिए कि ये एक एप्लीकेंट है और इस एप्लीकेंट को इंटरिम बेल मिल चुकी है, ठीक है, इंटरिम ऑर्डर मिल चुका है एंटीसिपेटरी बेल का, ठीक है, या फिर फाइनल ऑर्डर भी आ गया हो, एंटीसिपेटरी बेल इसको मिल चुकी है इस एप्लीकेंट को। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगी, अगर उसके खिलाफ कोई भी चार्जेस लगे हैं तो इन्वेस्टिगेशन उसके लिए चलती रहेगी, ठीक है, बस उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर इस इन्वेस्टिगेशन को करते टाइम किसी थिंग की डिस्कवरी हो जाती है, एज पर सेक्शन नंबर 27, आई एम जस्ट डिस्कसिंग विद यू, सेक्शन 27 में किसी चीज की डिस्कवरी हो जाती है अगर, तो इस चीज को और कंफर्म करने के लिए, इस मैटर में और इन्वेस्टिगेट करने के लिए, this applicant can be taken into custody no matter whether he has he is having that order of anticipatory bail, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको कस्टडी में ले सकते हो। This was said in the case of गुरबख्श सिंह, ठीक है। तो one such condition is concept of limited custody for fulfilling the purpose of section 27 of Indian Evidence Act. The person granted anticipatory bail shall be liable to be taken in custody for facilitating discovery. ओके, नेक्स्ट आता है एक और केस है हमारे पास, सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस केस में तो कुछ ज़्यादा मतलब वो नहीं है, सिंपल सी बात ये कही गई थी कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं होती इसमें कि कितने टाइम तक ये ऑर्डर वैलिड रहेगा, तो ये अनलिमिटेड हो सकता है, बट दैट शुड नॉट बी excessive in the sense, no, I'm taking my words back, ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए हो सकता है, एक्सेसिव वर्ड्स आप बस वो माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है। तो अनलिमिटेड पीरियड का मतलब ये है कि जब तक हो सकता है केस चले तब तक एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर वैलिड रहे, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें सुशीला अग्रवाल के केस में कही गई थी। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ विच आर रिलेटेड टू द बेयर एक्ट। आई डिस्कस द केस लॉस हियर, बट कुछ बेयर एक्ट के प्रोविजन है, जैसे कि जो कंडीशंस हैं आपकी कि क्या क्या कंडीशंस लगाई जाएंगी वो आपको 438 में बताया गया है, ठीक है। क्या क्या सर्कमस्टेंसेस मतलब देखी जाएंगी, फ्ली फ्रॉम जस्टिस, उसके एंटीसीडेंट्स, ये सब लिखा हुआ है आपका 438 में, ठीक है। और इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है कि आपका 438 का क्लॉज 1A 1B ये तो ऐड हुए 2005 के अमेंडमेंट से, डू चेक देम। और आपका एक लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है इसका 2018 में, और 2018 वाला अमेंडमेंट एक्चुअली इस चीज़ को लेकर है कि जो 376 AB एंड DA DB ये वाले जो ऑफेंसेस हैं IPC के अंडर, इनके रेस्पेक्ट में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती है, इसको बिल्कुल बार्ड किया गया है। सो दिस क्लॉज वाज एडेड इन 2018, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपके मतलब जो सेक्शंस हैं उसमें आपको यही सब देखने को मिलेगा कि कंडीशंस क्या क्या हैं, और बेल एक्चुअली मैंने आपको बता ही दिया कि स्टेट के कुछ स्टेट्स में ये वैलिड है और कुछ में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सो बाकी जो डिटेल एनालिसिस था, क्योंकि बेयर एक्ट की कुछ जो सिंपल चीज़ें हैं वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो केसेस हैं, जो लैंडमार्क केसेस हैं जो इसको और एलोबरेट करते हैं, ये अक्सर नहीं मिलते हैं और हम चीज़ों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। और
आपको I hope this video will be helpful for you, and keep sharing the video, and we will be coming with another important topic from CRPC. So keep sharing, keep learning, and do subscribe our channel if you haven't. Bye bye, take care, have a nice day.